So next paper we start is JEE Advanced 2018 paper 2. So 2018 paper 2 chemistry से start कर रहा हूँ. सबसे पहले मल्टी करेक्ट क्वेश्चन में देखो, इट्स गिवन करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द कॉम्प्लेक्स COEN NH3 whole thrice water and 3 plus oxygen state is there. So when cobalt is plus 3 oxygen state, that means the configuration will be 3D6. EN अमोनिया और वाटर को अगर हम कंबाइंडली लिगेंड्स के फॉर्म में कंसीडर करें तो ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे. तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देंगे यहाँ पे. तो D6 कॉन्फ़िगरेशन में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर कर जाएंगे लाइक दिस. उसके बाद इनर D2 और एक S और एक P लेके D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा इसमें. इसके बाद लिगेंड्स में देखो, एक बाइडेंटेड लिगेंड है, एक मोनोडेंटेड लिगेंड और 3 लिगेंड एक जैसे हैं. इसमें आपसे पूछा हुआ है कि इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है या नहीं है. नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछे गए. तो ड्रॉ करके लिखते हैं सबसे पहले. तो पहले केस में क्या करते हैं कि अमोनिया और वाटर को एक दूसरे के लिए ट्रांस कर देते हैं और एथिलीन डाइमाइन सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है. सो दिस इज वन पॉसिबल आइसोमर. दूसरे केस में अमोनिया और वाटर को हम लोग फिर से सिस फॉर्म में अप्लाई कर देते हैं. तो उससे डिफॉल्ट जो दोनों अमोनिया है वो ट्रांसफॉर्म में चले जाएंगे. रास्ता ये था. अगर दूसरे रास्ते से सोचना है तो एक और पॉसिबिलिटी थी जो हम सोच सकते थे. अमोनिया के रिस्पेक्ट में फेशियल और मेरिडियनल कॉन्फ़िगरेशन लिख लो तो भी काम चलेगा. पहला वाला केस देखो तो अमोनिया के रिस्पेक्ट में फेशियल कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है और ये मेरिडियनल कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है. अब इन फेशियल और मेरिडियनल के केस में अगर आप ध्यान से देखो तो वाटर आप और किसी भी पोजीशन पे प्लेस करोगे इट इज आइडेंटिकल. दोनों अमोनिया और वाटर स्वाइप भी कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. इथिलीन डाइमाइन EN को स्वाइप करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. सो इट मीन्स पोजीशन स्वाइप करने से उसकी GI पे कोई चेंज नहीं आएगा. सो दीज आर द टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल. दैट मीन्स इट इज करेक्ट. इसके बाद अगले केस में पूछा गया है कि it will have 3 geometrical isomers if bidentate EN is replaced by 2 cyanide ligands. तो अगर इसी में 2 साइनाइड लिगेंड कर देंगे अब की बार हम, तो देखो फिर से अमोनिया के रिस्पेक्ट में हम सबसे पहले एक कॉन्फ़िगरेशन तो फेशियल ही लिखेंगे. यहाँ पे दोनों साइनाइड कर लिए हमने और एक कॉन्फ़िगरेशन मेरिडियनल लिखेंगे. तो मेरिडियनल कॉन्फ़िगरेशन में ये सिस्टम लिखा हुआ है. तो अभी देखो इस केस में क्या है, मेरिडियनल कॉन्फ़िगरेशन में दोनों CN सिस लिखे हैं. इसी का एक फॉर्म और लिखा जा सकता है क्योंकि पहले बाइडेंटेड लिगेंड था तो उसकी पोजीशन नहीं चेंज कर सकते थे. बट जैसे ही आपने CN लिया तो उसके रिस्पेक्ट में CN को दोनों सिस पहले केस में रखा और दूसरे केस में CN को ट्रांस करके भी लिख सकते हैं. तो मेरिडियनल फॉर्म में CN के रिस्पेक्ट में सिस और ट्रांस दो आइसोमर्स बन सकते हैं. तो टोटल 3 GI हो जाएंगे. ये भी करेक्ट है. अगले केस में लिखा है इट इज पैरामैग्नेटिक. तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए. तो डायमैग्नेटिक. लास्ट में लिखा है इट एब्जॉर्ब्स लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ एज कंपेयर टू it absorbs light at longer wavelength as compared to COEN NH3 whole 4. तो अब देखो अगर मैं वाटर की जगह अमोनिया लिगेंड ले लिया तो अमोनिया इज स्ट्रॉन्गर लिगेंड देन वाटर. अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगेंड देन वाटर होता है. तो उसका मतलब जो COEN NH3 whole 4 होगा 3 प्लस इसका डेल्टा ओ मोर हो जाएगा. और अगर एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो लोअर वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी. तो एनर्जी ज्यादा हो गई तो लोअर वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाएगी. तो अगले केस में लिखा है इट एब्जॉर्ब्स लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ एज कंपेयर टू दिस. ये करेक्ट है क्योंकि जो गिवन कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर वाटर लिगेंड है तो दैट इज वीक फील्ड लिगेंड विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया. तो दैट मीन्स एनर्जी गैप कम होगा. एनर्जी गैप कम होगा तो वेवलेंथ जो भी हो ज्यादा काउंट करेंगे बिकॉज वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी. In that case, we can write answer A, B, and D. Answer for this question will be A, B, and D. Clear? Then to the second question. In second question is given the correct options distinguish nitrate salt of Mn2 plus and cobalt copper 2 plus. तो पहले इनके जरा क्वालिटेटिव एनालिसिस के अगर हम ग्रुप डिफाइन करें तो Mn2 plus जो होता है वो ग्रुप 4 है और कॉपर 2 plus जो है वो ग्रुप 2 है.
कॉपर 2 प्लस इज ग्रुप 2 बेसिक रेडिकल, कॉपर Mn2 प्लस इज ग्रुप 4 बेसिक रेडिकल। पहले क्लास में लिखा हुआ है Mn2 प्लस शोज द कैरेक्टरिस्टिक ग्रीन कलर इन द फ्लेम टेस्ट। सो मैग्नीज सॉल्ट के लिए हम लोग फ्लेम टेस्ट नॉर्मली नहीं परफॉर्म करते, सो बाय दैट वे वी कांट डिस्टिंग्विश। अगले केस में लिखा है ओनली तो कॉपर 2 प्लस जो है वो H2S एसिडिक मीडियम से ब्लैक कलर प्रेसिपिटेट क्रिएट करेगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अगले केस में लिखा ओनली Mn2 प्लस शोज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बाय पासिंग H2S इन फेंटली बेसिक मीडियम। जब फेंटली बेसिक मीडियम लेंगे तो ग्रुप 2 और ग्रुप 4 दोनों प्रेसिपिटेट कर जाएगा बिकॉज अमाउंट ऑफ सल्फाइड आयन विल बी सिग्निफिकेंट इनफ। उसका आंसर सी नहीं काउंट करेंगे। लास्ट केस में जिसकी मैंने कॉपर 2 प्लस एंड कॉपर हैज हायर रिडक्शन पोटेंशियल देन Mn2 प्लस एंड Mn मेजर्ड अंडर सिमिलर कंडीशन, तो ये करेक्ट हो गया, डी ब्लॉक का केस है। आपको बताया था 3D सीरीज में Mn2 प्लस टू Mn का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसमें केवल कॉपर के लिए पॉजिटिव होता है, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। तो ये एकदम सही दिया हुआ है। अगर हम जनरलाइज करके लिखें तो E नॉट ऑफ M2 प्लस टू M का केस 3D सीरीज के केस में ओनली फॉर कॉपर जो है वो पॉजिटिव आता है, बाकी सारे केस में वैल्यू नेगेटिव होती है। कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंगनीज के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से आइडेंटिकल कंडीशन में ज़्यादा आएगा, तो ये भी करेक्ट वैल्यू है। तो आपको डिस्टिंग्विश करना है अगर दोनों सॉल्ट को, तो दैट कैन बी डिस्टिंग्विश इन दिस मैनर। तो हमारा आंसर जो हम रिपोर्ट करेंगे दैट विल बी बी एंड डी। ठीक है, देन टू द थर्ड क्वेश्चन। It's when aniline reacts with a mixture of acids which is concentrated HNO3, concentrated H2SO4 at 288 Kelvin to give P 51%, 47% and R 2%। तो आपको इजीली याद होना चाहिए कि जब हम एनिलीन का नाइट्रेशन करते हैं तो उसके प्रोडक्ट्स, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली। आपको मैंने पढ़ाया था कि एनिलीन का अगर नाइट्रेशन कराया जाता है तो एनिलीन के नाइट्रेशन में जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो पैरा प्रोडक्ट होता है जो अराउंड 51% बनता है। इसके बाद मेटा प्रोडक्ट जो होता है वो 47% बनता है, और जो ऑर्थो प्रोडक्ट होता है दैट इज प्रोड्यूस अराउंड 2%। इसका लॉजिक आपको बताया था कि एसिडिक मीडियम में NH3 प्लस में ये कन्वर्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से रिंग डीएक्टिवेट कर जाती है, इस वजह से मेटा प्रोडक्ट की हीट सिग्निफिकेंटली राइज कर जाती है। उसमें लिखा था मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, तो आपको आर इसका मतलब ऑर्थो प्रोडक्ट लिखना है। ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन इज योर आर। यहाँ तक समझ गया पहले। अब आपको अलग अलग रिएक्शंस फटाफट मार्क करते चले जाना है। सो सबसे पहले केस में AC2O pyridine से कर रहे हैं, तो आप थोड़ा रिएक्शन लिखनी पड़ेगी आपको। तो एक बार मैं रिएजेंट कॉपी कर लेता हूँ, फिर आपके लिए प्रोसेस लिखता हूँ। तो देखो हमारा जो स्टार्टिंग रिएक्टेंट कंपाउंड आर दिया हुआ है दैट इज ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। अब इसको AC2 pyridine से रिएक्शन कराएंगे तो इट विल कन्वर्ट टू NHCOCH3 ग्रुप। उसके बाद Br2 से एडिशन कराएंगे तो NHCOCH3 ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो पैरा पोजीशन में Br लगेगा। बाद में हाइड्रोलाइज करेंगे तो फिर से NH2 ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद NaNO2 HCl से रिएक्शन कराएंगे तो डाइजोनियम सॉल्ट बनने के बाद वहाँ पे Cl लग जाएगा, और फाइनली ETOH के साथ हीट कर देंगे। लास्ट स्टेप में ETOH के साथ हीट करेंगे, तो इस स्टेप के बाद प्रेडिक्ट कर सकते हो आप कि आपका जो SO2 आएगा वो केवल बचेगा मेटा पोजीशन पे, ब्रोमाइड आएगा NO2 के साथ। समझ गया ना स्टेप? अगर पूरे स्टेप्स लिखना है तो लिख के देता हूँ। पहली रिएक्शन के बाद ये कंपाउंड कन्वर्ट होगा NHCOCH3 में। इसके ब्रोमिनेशन के बाद प्रोडक्ट बनेगा NHCOCH3 Br एट पैरा पोजीशन एंड NO2। इसके बाद हाइड्रोलाइज कराया फिर से तो ये दोबारा बन गया NH2, ये NO2 और ये Br। उसके बाद NaNO2 HCl से डाइजोनियम सॉल्ट बना, और अल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे तो डाइजोनियम सॉल्ट का ग्रुप हट जाएगा N2 प्लस Cl माइनस, ये NO2 और ये Br, और इसके बाद इस पर अल्कोहल ऐड करेंगे तो ये आपका S बन गया। इसके बाद उसने बोला हुआ है कि S की फर्दर रिएक्शन कराने के बाद फिर SnHCl से रिएक्शन कराएगी तो रिडक्शन हुआ NO2 का,
Br2 वाटर से रिडक्शन कराएंगे, तो अब देखो जब इस ग्रुप का रिडक्शन करा देंगे हम फर्दर, तो NH2 ग्रुप एक्टिवेटिंग हो गया, Br उसके रिस्पेक्ट में डीएक्टिवेटिंग है, तो NH2 ग्रुप डायरेक्टिव इफेक्टिव फॉलो करेगा, तो इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हम लोग रिएक्शन कराएंगे। तो Br2 वाटर एक्सेस दिया हुआ है, तो NH2 के लिए ऑर्थो पैरा पोजीशन तीनों पे Br जाएगा। उसके बाद फिर से NaNO2 HCl लगाया, तो हमने ग्रुप उसको फिर से न्यूट्रलाइज कर दिया, और H3PO2 लगाया, तो फिर से NH2 ग्रुप हट जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो Br पोजीशन ऑक्यूपाई करेगी वो इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन NH2 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे Br जाएगा। तो मैं पहले रिएक्शन लिख देता हूँ आपके। सो द प्रोडक्ट विल बी, ये NH2 ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे Br, यहाँ पे Br और यहाँ पे Br, ये आ गया पहले, और एक Br यहाँ पहले से ही है, और बाद में डाइजोनियम सॉल्ट बना के NH2 ग्रुप अगर हम हटा देंगे तो फाइनली आपके पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा। एक Br यहाँ पे होगा और ये 3 Br होगा। अब गिवन ऑप्शंस के साथ आप इस चीज़ को मैच करा लीजिए। मैच इट विद, तो इसका आंसर डी मैच कर जाएगा। तो गिवन ऑप्शंस के बेसिस पे इसका आंसर डी मार्क कर देंगे। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, फिशर्स रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज इज गिवन, देन द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा एल ग्लूकोपाइरोलोस बनाना है आपको। तो देखो आपको पहले भी कॉन्सेप्ट सिखाया हो मैंने कि जो आपका डी ग्लूकोज होता है, ठीक है, उससे अगर आपको एल ग्लूकोज बनाना है तो उसका एक ही तरीका होता है, मिरर इमेज। जो डी ग्लूकोज होता है उससे उससे एल ग्लूकोज अगर बनाना है तो उसका एक ही ऑप्शन होता है, मिरर इमेज, क्योंकि ये इनएंशियोमेरिक फॉर्म है, उसके अलावा इसको किसी भी तरीके से नहीं बनाया जा सकता। राइट, सो व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू इज कि आपका पहले जो ग्लूकोज फॉर्म लिखा हुआ है इसका पहले डी ग्लूकोपाइरोलोस फॉर्म बना लो और उसकी मिरर इमेज लिख दो, तो आपका सीधे आंसर बन जाएगा फर्स्ट रो में। तो मैं पहले आपके लिए डी ग्लूकोज फॉर्म लिखता हूँ। तो अगर हम डी ग्लूकोपाइरोलोस का साइक्लिक फॉर्म क्रिएट करेंगे तो डी फॉर्म लिखने का तरीका क्या सिखाया था आपको कि CH2OH जो है वो अप द प्लेन बनाना होता है। सो डी ग्लूकोपाइरोलोस के हिसाब से ये CH2OH अप द प्लेन जाएगा, दिस इज डी ग्लूकोपाइरोलोस। बाकी पोजीशंस में अपने ग्रुप्स को फिट कर दो। तो अभी अल्फा बीटा मार्क कर दूंगा। पोजीशन नंबर 1 से अब चलते हैं, अगर हम पोजीशन नंबर 1 छोड़ दो, पोजीशन नंबर 2 पे अगर हम जाएंगे तो इट इज OH ऑन राइट साइड, तो डाउन, 3 पे अप, 4 में डाउन। ये आपका पहले हमने डी ग्लूकोपाइरोलोस लिख दिया है। दिस स्ट्रक्चर इज डी ग्लूकोपाइरोलोस, डी ग्लूकोपाइरोलोस। ठीक है, अब इस डी ग्लूकोपाइरोलोस का आपको मिरर इमेज लिख लेना है, तो उससे आपका सीधे सीधे एल ग्लूकोपाइरोलोस का फॉर्म बन जाएगा। तो मिरर इमेज का तरीका सिखाया था कि जो अप लिखा होता है उसको डाउन बना देते हैं और जो डाउन लिखा होता है उसको अप बना देते हैं। आप ध्यान से देख लो कि जो डाउन है उसको अप करो, जो अप है वो डाउन करो। पहले आप सारी पोजीशन एक बार स्वाइप करके देख लो, बन गया। बस उसके बाद देखो अगर इसका बीटा फॉर्म लिखते हैं तो बीटा फॉर्म के अंदर इसका OH जो है वो डाउन होना चाहिए था। तो अभी हमने ये इसीलिए इसको H और OH फॉर्म नहीं लिखा हुआ है। आपको बीटा डी ग्लूकोज फॉर्म सॉरी बीटा फॉर्म लिखेंगे तो उसका OH आप लिखोगे, तो ये बीटा डी ग्लूकोपाइरोलोस लिख दिया मैंने। अब इसका बीटा एल ग्लूकोपाइरोलोस बनाना है तो बस इसकी एग्जैक्टली मिरर इमेज लिख दो, तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी, आपका डी आंसर हो जाएगा। बस आपको इसकी एग्जैक्टली मिरर इमेज लिख देनी है, तो ये आपका बीटा एल ग्लूकोपाइरोलोस फॉर्म बन जाएगी। और मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट बताया कि जो चीज़ जैसे लिखी है उसको एग्जैक्टली ऑपोजिट कर दी जाती है। अगर आप उसको बीटा एल ग्लूकोपाइरोलोस लिखना चाहते हैं तो OH नीचे आएगा। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है, क्योंकि इनएंशियोमेरिक फॉर्म लिखना है तो इनएंशियोमेरिक फॉर्म एक ही होती है, इसलिए इवन इफ इट इज अ मल्टी करेक्ट क्वेश्चन इसका दूसरा आंसर आएगा ही नहीं। कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब आपको दूसरा ऑप्शन चेक भी नहीं करने की जरूरत है। डोंट वेस्ट योर टाइम, आपको अपना टाइम वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। नो नीड टू चेक इवन सेकंड ऑप्शन, बिकॉज सेकंड ऑप्शन इसमें आ ही नहीं सकता। ये आपका स्ट्रक्चर देखो क्रिएट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी से मैच कर जाएगा। सो विल राइट आंसर डी। और यहाँ पे बिल्कुल टाइम खराब नहीं करना है, बाकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। एक बार आपने सही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है, देन देयर इज नो नीड टू चेक अनदर ऑप्शन, बिकॉज
आपको पता है कि अल्फा डी ग्लूकोज फॉर्म अगर पता है, आपके पास बीटा डी ग्लूकोज फॉर्म पता है, तो उसका मिरर इमेज ही लिखना है, क्योंकि डी फॉर्म से एल फॉर्म ग्लूकोपाइरोज तभी बनेगा जब मिरर इमेज होगी। अगर आपने मिरर इमेज नहीं ली तो ग्लूकोज के अलावा उसके दूसरे आइसोमर्स में चला जाएगा, माइलोज हो सकता है, गैलेक्टोज हो सकता है, या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपने कुछ भी और चेंजेस करे, किसी भी एक कार्बन के अराउंड अगर चेंज करा आप डाउन वैलेंसी, तो वो उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए उसे अवॉइड कराना है। सो डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्म क्रिएट हो जाएगी, वो हमें नहीं बनाना है। हमें ग्लूकोपाइरोज ही बनाना है। तो ग्लूकोपाइरोज बनाने का एक ही रास्ता है, जो गिवन स्ट्रक्चर उसका एनेंटियोमरिक फॉर्म बना हुआ है। एनेंटियोमरिक फॉर्म यूनिक होता है, तो एक ही स्ट्रक्चर लिखा जा सकता है, दैट इज गिवन इन ऑप्शन डी। तो आपका यही आंसर होगा। उसके बाद देखो अगले क्वेश्चन लिखा है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए गिव्स 2b plus c at a constant volume at 300 Kelvin. The total pressure at the beginning t equal to 0 was p naught, and at time t it is pt. Initially only A is present at the concentration A naught at t1 by 3 is the time required for the partial pressure of A to reach to the 1 by third value. Then the correct options are, तो देखो पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको हम लोग डील करना शुरू करते हैं। ए गिव्स 2b plus c है, स्टार्टिंग प्रेशर p नॉट है, पी नॉट में से कुछ पी कम हुआ तो ये 2p एंड p फॉर्म होगा। टोटल प्रेशर pt लिखेंगे तो ये p नॉट प्लस 2p आ जाएगा। यहाँ से स्मॉल p की वैल्यू pt माइनस पी नॉट बाई 2 आ जाएगी। अब आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स डील करने का जो तरीका होता है, दैट इज k इंटू के इक्वल टू 1/t ln ऑफ पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी लिखेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3p नॉट माइनस पी टी, और यहाँ 2 आ जाएगा। ये वैल्यू देखिए आपकी बन जाएगी। अब अगर आप ln ऑफ 3p नॉट माइनस पी टी वर्सेस टाइम प्लॉट करेंगे, तो हम उसको लिख सकते हैं टाइम की तरह, अगर रिलेट करके लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ln ऑफ 3p नॉट माइनस पी टी, ये माइनस साइन के साथ आएगा तो उसको राइट साइड में शिफ्ट कर दो, दिस इज इक्वल टू ln ऑफ 2p नॉट माइनस पी टी। ये फॉर्म बन जाएंगे। तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म है, नेगेटिव स्लोप के साथ प्लॉट कर रहे हैं, तो उसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन डी श्योर शॉर्ट करेक्ट है, क्योंकि रेट कांस्टेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, तो उसका आंसर डी करेक्ट है। सी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि पी नॉट माइनस पी टी के साथ ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, 3p नॉट माइनस पी टी के साथ स्ट्रेट लाइन बन रहा है। और लास्ट ऑप्शन लिखा है t1/3, वो जगह है t1/3 से टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ a टू रीच टू 1/3 ऑफ दिस। तो उसका मतलब t1/3 पे जो पार्शियल प्रेशर आएगा फाइनल, पी डैश लिख देता हूँ अगर मैं सपोज करूँ, तो दैट कम्स टू बी p0/3। तो अब अगर हम एक्सप्रेशन में इसको पुट करेंगे तो t1/3 की वैल्यू जो लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1/k ln ऑफ p0 अपॉन p0/3। तो ये देखो कांस्टेंट वैल्यू बनेगी। t1/3 को अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ प्लॉट करेंगे तो ये 1/k ln ऑफ 3 बनेगा, दैट मीन्स इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया। तो जो गिवन ऑप्शन है उसके बेसिस पे इसका करेक्ट आंसर बनेगा ए एंड डी। बी इनकरेक्ट हो गया। अगर आपको प्लॉट बनाना था t1/3 वर्सेस ए नॉट, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट आएगा, दैट प्लॉट विल बी लाइक दिस। जैसे टी हाफ का प्लॉट होगा वैसे t1/3 का प्लॉट आ जाएगा, ln2 की जगह ln3 आने लगेगा बस एक्सप्रेशन में। ओके, then question number 6 is given, for a reaction A gives B, the plot of A and P at the time of temperature T1 and T2 are given below. If T2 is greater than T1, the correct statement is R. तो देखो एक साइड में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का वेरिएशन गिवन है, दूसरे साइड में प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन का वेरिएशन गिवन है। तो आप ध्यान से पहले इक्वेशन को देख लो। तो इन द इक्वेशन इट्स गिवन A gives P, तो अगर हम इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिपोर्ट करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी P/A, दैट विल बी P/A। तो सबसे पहले टेम्परेचर T1 पे अगर हम रिपोर्ट कर रहे हैं, एट टेम्परेचर T1 जो P की वैल्यू है वो ग्रेटर देन A है। तो T1 पे भी ट्रू है, T2 पे भी ट्रू है। अगर ध्यान से देखो तो दोनों ही कंडीशन में, T1 एंड T2 दोनों कंडीशन में आप ध्यान से देखो, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P है वो ग्रेटर देन A है, इसका मतलब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव आएगी। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल ऑफ के इक्विलिब्रियम होता है, और अगर एल ऑफ के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 है तो ये सर्टेनली लेस देन 1 आएगा और लेस देन 0 आएगा।
क्योंकि वैल्यू नेगेटिव होगी हमेशा, ln ऑफ के इक्विलिब्रियम पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी, माइनस आर टी ln ऑफ के वैल्यू हमेशा डेल्टा जी को डॉट को नेगेटिव बना देगा। अच्छा, दूसरी पॉइंट अगर आप ध्यान से देखोगे कि टेम्परेचर T1 पे P की वैल्यू ज़्यादा है और A की वैल्यू कम है, तो उसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज़्यादा होगा। और टेम्परेचर T2 पे अगर ये चीज़ चेक करेंगे तो P की वैल्यू कम हुई है और T2 पे वैल्यू अगर चेक करोगे तो हाँ, तो वैल्यू ऑफ A जो है वो दूसरे तरीके से समझा। चलो आप आगे देख लो एक बार, कुछ और डेटा गिवन है नहीं। तो आप ध्यान से देखो कि टेम्परेचर T2 पे जो है यील्ड कम हो जा रही है प्रोडक्ट की। तो टेम्परेचर बढ़ाने से अगर प्रोडक्ट यील्ड कम हो रही है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज कर जा रहा है, तो इससे पता चल जा रहा है रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। टेम्परेचर T2 जो है वो ग्रेटर देन T1 गिवन है, और उसके बेसिस पे देखेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 से ज़्यादा है, क्योंकि यील्ड डिक्रीज कर रही है टेम्परेचर बढ़ाने से। तो उससे पता चल रहा है कि रिएक्शन का टाइप जो है वो एक्सोथर्मिक है। तो डेल्टा एच नॉट की वैल्यू भी नेगेटिव हो गई। तो हमें देखो दो इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि डेल्टा एच नॉट नेगेटिव है और डेल्टा जी नॉट नेगेटिव है। अब बस आपको जो प्रोडिक्ट करना है दैट इज साइन ऑफ डेल्टा एस नॉट। ठीक है, तो इससे देखो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि इसका ऑप्शन बी नहीं हो सकता है। इसका ये ऑप्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव दिया हुआ है। और पॉसिबल आंसर ए सी डी में से हमें चेक करना है कि कौन सा आंसर आएगा। तो बस केवल एंट्रोपी का साइन और चेक कर लिया जाए तो बाकी काम बन जाएगा। और ऑप्शन ए सी डी में पहला पार्ट सही लिखा हुआ है, डेल्टा एच नॉट नेगेटिव डेल्टा जी नॉट नेगेटिव, ये चीज मैच कर दी है। अब केवल एंट्रोपी का साइन अगर पता चल जाएगा तो बाकी रिजल्ट हम आसानी से बता सकते हैं। So in the question is given that delta H naught and delta H naught are independent of temperature and ratio of ln of k at T1 and ln of k at T2 is greater than T2 by T1। सबसे पहले ये चीज लिखेंगे हम लोग। So ln of k1 by ln of k2, ये वैल्यू अपने को ग्रेटर देन दे रखी है T2 by T1। अच्छा, ध्यान से देख सकते हैं कि K1 और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब ln की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो ये चारों टर्म पॉजिटिव लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलाउड है। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलाउड है तो वी कैन राइट T1 ln of K1 minus T2 ln of K2 must be greater than 0। T1 ln of K1 minus T2 ln of K2 must be greater than 0। इतना समझ में आ रहा? अब इसमें क्या करो, माइनस आर टी से पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस आर टी वन एल एन ऑफ के वन माइनस ऑफ माइनस आर टी टू एल एन ऑफ के टू मस्ट बी लेस देन 0, क्योंकि आपने एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया हुआ। सो माइनस आर से मल्टीप्लाई करा पूरे एक्सप्रेशन को, तो आर टी एल एन ऑफ के बन गया। आर टी एल एन ऑफ के को हम लोग डेल्टा जी वन नॉट लिख देंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा जी वन नॉट माइनस डेल्टा जी टू नॉट मस्ट बी लेस देन 0। ठीक है, अब ध्यान से देखो, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट होगा। ये वैल्यू हम पहले ही नेगेटिव प्रेडिक्ट कर चुके हैं, ये वैल्यू भी पहले ही नेगेटिव प्रेडिक्ट कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा, अब उसने बोला हुआ है कि अब यहाँ पे ध्यान से देख लो, डेल्टा जी वन नॉट माइनस डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। इसका इससे मैं, और डेल्टा जी वन नॉट डेल्टा जी टू नॉट दोनों वैल्यूज नेगेटिव है पहले से ही। ठीक है, तो अगर दोनों वैल्यूज नेगेटिव है तो ये टर्म नेगेटिव होगा और ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा साइन के हिसाब से। और हमें फाइनल वैल्यू नेगेटिव चाहिए, इसका सर्टेनली मतलब हुआ कि डेल्टा जी वन नॉट की जो वैल्यू है, मॉड वैल्यू, वो ग्रेटर देन डेल्टा जी टू नॉट है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू में डेल्टा जी वन नॉट जो है वो डेल्टा जी नॉट से ज़्यादा है। तो अगर डेल्टा जी वन नॉट की वैल्यू डेल्टा जी टू नॉट से ज़्यादा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब आप हायर टेम्परेचर पे वैल्यू पुट करोगे। ये वैल्यू अगर पॉजिटिव बन जाएगी सपोज करो, तो ये डेल्टा जी वन नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू को कम करने लगेगा। अगर टी डेल्टा माइनस टी डेल्टा एस नॉट की वैल्यू अगर पूरी पॉजिटिव बन जाएगी, तो डेल्टा जी नॉट का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो डिक्रीज करेंगी टेम्परेचर बढ़ाने से, और वही हमको चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ से डेल्टा एस नॉट की वैल्यू भी नेगेटिव हो गई। ये चीज़ समझ आई? अब डेल्टा एस नॉट भी अगर नेगेटिव हो गया,
तो उसके बेसिस पे अगर आप ऑप्शन लिखेंगे तो ऑप्शन डी और रिजेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन बचेगा ए एंड सी। सो फॉर सिक्स्थ क्वेश्चन विल राइट आंसर ए एंड सी। आई होप आप इंटरप्रिटेशन समझ गए। सर डेल्टा एच नॉट निगेटिव है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होने से क्यों पता चलेगा? क्योंकि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच निगेटिव होगा। हाँ, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में डेल्टा एच नॉट भी तो नेगेटिव ही आएगा, उसका साइन थोड़ी चेंज कर देगा। Now the next question number 7, this is numerical based question. It's given total number of compound having at least one bridge oxygen group among the molecules given below. तो देखो आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। N2O3 में NO एंड बॉन्ड होता है, N2O3 contains NO एंड बॉन्ड। इसके दोनों स्ट्रक्चर्स बनाते हैं हम लोग, एक सिमेट्रिकल एक अनसिमेट्रिकल, इसीलिए आईआईटी ने इसके आंसर में मार्जिन दिया था। वैसे हम लोग उसका अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर प्रीफर करते हैं। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ N2O3, बट इसका एक, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि एक एक ब्रिज ऑक्सीजन है या नहीं, ऑल्दो में से नहीं काउंट करना चाहिए था। N2O5 बनाएंगे तो उसमें एक NO एंड बॉन्ड होता है। उसके बाद P4O6 ड्रॉ कर, अब देखो अगर हम सबके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर करके सवाल करेंगे तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। मुझे तो आपको एक्सप्लेनेशन देना है पूरा, इसलिए मैं सब लिखे दे रहा हूँ, बट आपको ये डायरेक्ट प्रेडिक्ट कर लेना चाहिए। ये P4O6 हो गया। सिमिलरली P4O7 में एक पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा और बढ़ा देंगे, POP बॉन्ड उसमें भी आ जाएगा, तो उसने कम से कम एक POP बॉन्ड पूछा है, तो फटाफट टिक मारते चले जाएंगे। इनको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने उनके लिए बना देता हूँ। दिस इज POP बॉन्ड वाला केस, और इसमें एक ऑक्सीजन बॉन्ड और एक्स्ट्रा आ जाएगा। इसके बाद H4P2O5 दिया हुआ है। तो दिस H4P2O5 इज, अगर ध्यान से देखो तो ये H3PO3 से एक वाटर एलिमिनेट करके बनाया गया है। तो दिस स्ट्रक्चर विल बी POP। दिस इज H4P2O5। इसके बाद H5P3O10 बनाना है। अब देखो ये भी स्ट्रक्चर आपको याद आना चाहिए, पायरोफॉस्फोरिक एसिड की सीरीज है ये। अगर HPO3 होल थ्राइस HPO3 का मल्टीपल बन जाता है तो साइक्लिक फॉर्म बनाते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो H3N+2 PNO3N+1 वाला फॉर्म है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपका H5P2O10 बना रहे हैं हम लोग। देखिए ये वाली फॉर्म बनेगी इसके लिए। सो दिस इज H5P3O10। ऑक्सीजन गिन लो बस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसमें भी POP बॉन्ड आ गया। इसके बाद H2H2O3 बनाएंगे। नेक्स्ट वन इफ वी ड्रॉ H2H2O3, तो H2H2O3 में भी SOS बॉन्ड आ जाएगा। नहीं, H2H2O3 में SOS, ये आपका हाइपो जैसा स्ट्रक्चर हो गया, Na2H2O3 जैसा केस। तो दिस कंटेन्स S डबल बॉन्ड S बॉन्ड। ये आपका H2H2O3 वाला फॉर्म हो गया। और उसके बाद H2H2O5 बनाएंगे तो इसका अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर स्टेबल होता है, जस्ट लाइक N2O3, पहले केस सिखाया हुआ मैंने आपको ये। तो दिस इज H2H2O5। दिस इज H2H2O5। दीज आर द पॉसिबल केस। तो अब अगर हमें ब्रिज बॉन्डिंग एंड लाइक ब्रिजिंग ऑक्सो ग्रुप चाहिए, तो अब मैं मार्क कर देता हूँ। एक इसमें आएगा, 2 3 4 5। तो बेसिकली इसका आंसर 5 लिखना चाहिए था, बट आईआईटी ने इसमें थोड़ी लिबर्टी दी थी। दे हैव गिवन आंसर 5 और 6, दैट 6 वाज विद रिस्पेक्ट टू N2O3, क्योंकि N2O3 का अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर स्टेबल होता है, तो इस वजह से आईआईटी ने थोड़ी लिबर्टी दे दी थी। अगर किसी ने उस आंसर को भी इंक्लूड कर लिया था तो दे हैव गिवन मार्क्स 6, दे हैव गिवन मार्क्स फॉर आंसर 6 ऑल्सो, क्योंकि इसका एक अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, इसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर अनस्टेबल होता है। इसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो अनस्टेबल होता है, तो उसको भी अगर इंक्लूड कर लिया जाता तो आंसर 6 भी लिख सकते थे। अदरवाइज आंसर 5 था।
जो हमें लिखना चाहिए था। अगले केस में देखो लिखा है गैलेनाइज पार्शियली ऑक्सीडाइज बाई पासिंग एयर थ्रू इट at the high temperature. After some time, the passes of air stop, but heating is continued in a closed furnace such that the content undergoes self-reduction. The weight of lead produced per kg of oxygen consumed. तो बेसिकली गैलेना जो होता है दैट इज लेड सल्फाइड। इसकी पहले हमने रोस्टिंग कराई और उसमें देखो सेल्फ रिडक्शन का केस दिया है, तो मतलब पार्शियल रोस्टिंग कराएंगे, ये PbO प्लस SO2 फॉर्म बनेगी। ठीक है, एंड नाउ इफ यू विल बैलेंस इट तो 2 PbO 2 PbS 2SO2 और 3O2 कर लो, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। इसके बाद जो PbO फॉर्म बना वो PbS से रिएक्ट करके लेड प्लस SO2 बनाएगा। दिस इज द आउटकम। ठीक है, ये आपकी बैलेंस इक्वेशन हो गई सबसे पहले। तो अब उसने पूछा होगा द वेट इन केजी ऑफ लेड प्रोड्यूस पर केजी ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। तो अगर हमने इसका 1000 ग्राम ले रखा है तो उससे कितना लेड प्रोड्यूस होगा ये निकालना है। तो 3 मोल ऑक्सीजन से 2 मोल PbO बना और 2 मोल PbO से फाइनली 3 मोल Pb बन गया। अगर ध्यान से देखो बैलेंस करके लिखेंगे तो दिस इज 3 Pb प्लस SO2। तो इसका मतलब 3 मोल ऑक्सीजन से 3 मोल लेड बन रहा है, तो यानी 1 मोल ऑक्सीजन से 1 मोल लेड बनेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लेड जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के इक्वल हो जाएगा। तो इसको इक्वेट कर दीजिए तो आपका आंसर बन जाएगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लेड लिखेंगे तो दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड दैट इज इक्वल टू 1000/32। बस लेड के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो अमाउंट ऑफ लेड आ जाएगा। अमाउंट ऑफ लेड प्रोड्यूस्ड अगर लिखेंगे तो आ जाएगा 1000/32 इंटू 207 ग्राम्स। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन है 6.47। ऑल्दो IIT ने इसको 6.4 से लेके 6.5 के बीच में कुछ भी ऑप्शन लिखोगे तो करेक्ट मान लिया। तो बेसिकली 207/32 सॉल्व करना था, आपको आंसर केजीज में रिपोर्ट करना था, इसलिए इसको फाइनली केजी में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि वेट इन केजी पूछा गया था लेड का। Then to the next question, question number 9. It's given that measure the quantity of MnCl2 dissolved in aqueous solution. It was completely converted to KMnO4 using this reaction, and equation is not balanced. Few drop of concentrated HCl were added in the solution and gently warmed further. Oxalic acid was added in proportion till the color of permanganate and disappeared. The quantity of MnCl2 in milligram present in the initial solution is। तो उसमें देखो जो क्विकली करने का तरीका है वो बता देता हूँ। तो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन लगाओ तो जितने मोल MnCl2 होगा एक्जैक्टली उतने ही मोल KMnO4 बनेगा, और जितने मोल KMnO4 बनेगा वो आगे एसिडिक मीडियम में हम ऑक्सैलिक एसिड के साथ न्यूट्रलाइज करा रहे हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट लिखेंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो अगर हम अज्यूम कर लें लेट मोल्स ऑफ MnCl2 इज x, तो मोल्स ऑफ KMnO4 भी x ही बनेगा बेसिकली, क्योंकि मैग्नीज कंजर्व्ड है। तो आप बिना बैलेंस करे डायरेक्ट रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। तो KMnO4 के मोल्स अगर x फॉर्म हो रहे हैं तो मिली मोल्स हो गए x इंटू 10⁻3, n फैक्टर्स का 5, ये इसके मिली इक्विवेलेंट्स हो गए। ऑक्सैलिक एसिड 225 मिलीग्राम यूज कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली मिली इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। 225 मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड लिखेंगे तो इट इज 90, ये इसके मिली इक्विवेलेंट्स हो गए और इसका n फैक्टर 2 होता है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे मोल्स में और बाद में MnCl2 के मोलर मास से मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल लेंगे। यहाँ से MnCl2 के जो मोल्स आ जाएंगे दैट इज 10⁻³ और फिर इसमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ MnCl2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 126 मिलीग्राम आ जाएगा। आपको आंसर में मिलीग्राम में पूछा गया, उसका आंसर रिपोर्ट करना था 126। ऑल्दो IIT ने यहाँ पे भी थोड़ी लिबर्टी दी थी, 120 से 130 तक चेक करा था, वो तो फालतू बात थी। जिसने सॉल्व कर पाना था उसका सही आना था, बाकी मॉलिक्यूलर मास गलत होना था तो फिर कुछ भी गलती हो सकती थी। Then comes next question. This is 10th question. It's given for a given compound X the total number of optically active stereoisomers is। तो उसमें देखो पहले जहाँ जहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन फिक्स्ड है वो क्वेश्चन में थोड़ा मेंशन किया हुआ है। नॉर्मली हम लोग वेज जैसे स्टडी करते हैं वो अलग तरीका होता है,
यहाँ पे उसने वेज डैश नहीं फॉलो करा, एक सिंबल तो वेज जैसा बनाया, दूसरा सिंबल देखो अलग बनाया, जिगजैग लाइन बनाई हुई है। एंड दे हैव मेंशनड इट क्लियरली, जो जहाँ पे भी सॉलिड बॉन्ड बनाया, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इंडिकेट्स दैट कॉन्फिगरेशन एट द स्पेसिफिक कार्बन एंड द ज्योमेट्री ऑफ द डबल बॉन्ड इज फिक्स्ड, मतलब आप ये ज्योमेट्री चेंज नहीं कर सकते किसी भी स्ट्रक्चर के लिए। और जहाँ पे ये जिगजैग लाइन बनाई गई है वहाँ पे चीज मेंशन करी गई है, द टाइप ऑफ बॉन्ड इंडिकेट्स दैट कॉन्फिगरेशन एट द स्पेसिफिक कार्बन एंड ज्योमेट्री ऑफ द डबल बॉन्ड इज नॉट फिक्स्ड, मतलब वो आप चेंज कर सकते हो। अब इस गिवन कंपाउंड के आपको टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स लिखते हैं। तो आप जरा स्ट्रक्चर को ध्यान से नोटिस करोगे अगर आप, तो यू कैन सी कि इस प्लेन के अराउंड इसमें सिमेट्री लाई जा सकती है अगर जैसा कॉन्फ़िगरेशन ऊपर बना है वैसे ही नीचे बना दिया जाए, क्योंकि देखो जो फिक्स कॉन्फ़िगरेशन है वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना अलाउड है, वहाँ ऊपर जैसा कॉन्फ़िगरेशन ला सकते हैं। और यहाँ पे भी देखो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना अलाउड है, तो हम एग्जैक्टली ऊपर जैसा कॉन्फ़िगरेशन ला सकते हैं। दैट मींस इस कंपाउंड के अंदर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी अगर हम ऊपर वाले कॉन्फ़िगरेशन को नीचे वाले कॉन्फ़िगरेशन पे रिपीट मार देंगे एग्जैक्ट। ठीक है, पहले इतनी समझ गया, क्योंकि जो फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो इस प्लेन के अराउंड एग्जैक्टली मैच कर रहा है। ठीक है, अब पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस में जो चेंजेस है वो देख लो आप ध्यान से एक बारी, तो आपको फटाफट समझ आएगा। सो व्हाट वी कैन चेंज इज, वो आप नोटिस करिए। तो इस पोजीशन के अराउंड हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं। तो इस पोजीशन के अराउंड अगर हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं, मतलब इस वैलेंसी को अप डाउन ले जा सकते हैं। एंड सिमिलरली इस पोजीशन के अराउंड हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं, और इस डबल बॉन्ड के अराउंड पोजीशन चेंज कर सकते हैं। 3 चेंजेस अलाउड है हमारे पास। तो 3 चेंजेस अलाउड है, तो हमारे पास जो टोटल स्टीरियोमर्स बनने वाले हैं 2 पावर 3 हो जाएंगे, दैट विल बी 8। और ये सब ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म हो सकते हैं, बस इसमें एक फॉर्म हटानी पड़ेगी। जब हम इन तीनों जगहों पे एग्जैक्टली वही कॉन्फ़िगरेशन लगा देंगे जो उसके ऊपर वाले सिस्टम पे दिया हुआ है, तो इस केस में एग्जैक्टली प्लेन ऑफ सिमेट्री क्रिएट हो जाएगी, तो दैट विल बी वन ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म। तो वो एक फॉर्म इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो टोटल इसका आंसर 7 आ जाएगा। यहाँ बिना ड्रॉ करे ये चीज़ प्रोडिक्ट कर लेनी चाहिए थी। अगर ड्रॉ करना पड़ जाएगा तो फिर ये बहुत टेक्निकल काम हो जाएगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अपने आप में इतना बड़ा है कि बार बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में बहुत टाइम गेन होगा। सो डायरेक्टली आपको प्रेडिक्ट करना था कि देयर आर 3 पोजीशंस जहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके नया स्टीरियो आइसोमर क्रिएट करेंगे। तो देयर आर टोटल 3 पोजीशंस जहाँ से इस कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके नया स्टीरियो आइसोमर क्रिएट होगा। तो जो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स क्रिएट हो सकते हैं दैट इज मैक्सिमम 2 पावर 3, दैट इज 8। बाकी कॉन्फ़िगरेशंस फिक्स है, तो कहीं से भी आप ज्योमेट्री नहीं चेंज कर सकते। सो जो टोटल कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने हैं वो 8 बनने। आउट ऑफ दिस 8 कॉन्फ़िगरेशन, एक कॉन्फ़िगरेशन ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, जहाँ पे एग्जैक्टली जिस प्लेन को मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है उसमें जैसा स्ट्रक्चर ऊपर बना है एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर अगर नीचे रेप्लिका कर दिया, तो दैट केस इट विल बी अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो एक स्ट्रक्चर यहाँ पे कम हो जाएगा, दैट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म। सो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स विल बी 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, it's given in the following reaction sequence the amount of D formed in 10 moles of acetonol, और आपको परसेंटेज यील्ड करस्पॉन्डिंग टू प्रोडक्ट्स गिवन है। तो देखो पहली रिएक्शन आप ध्यान से बस देखते चलो फटाफट, तो आपको समझ आएगा। सबसे पहली रिएक्शन में देखो CH3CO ग्रुप है और NaOBr H3O+ से रिएक्शन करा रहे, तो दिस इज एक्चुअली हेलो फॉर्म रिएक्शन। तो हेलो फॉर्म रिएक्शन होने के बाद यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा आके दैट विल बी C6H5COH एंड CHBr3। क्योंकि रिएक्शन आगे कंटिन्यू हो रही है तो इससे पता चल गया है कि जो कंपाउंड ए है वो C6H5COH ही है। मोल्स के टर्म में देखोगे तो C6H5COCH3 से एक ही मोल C6H5OH बनेगा। तो 60% यील्ड है, तो मैं साथ साथ लिखते चल रहा हूँ। तो अगर ये 10 मोल्स था तो 60% यील्ड की वजह से ये 6 मोल्स फॉर्म होगा। 60% यील्ड होने की वजह से दिस विल फॉर्म 6 मोल्स। इसके बाद अमोनिया के साथ हीट करा रहे हैं तो ये C6H5CONH2 ग्रुप बनेगा, अमाइड फॉर्म। अमाइड फॉर्म बनेगा, इसमें फिर 50% हीट हो गई तो ये 3 मोल्स फॉर्म होगा। एक्चुअली में 6 मोल बनना चाहिए था। फिर Br2KOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो दिस इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में ये कंपाउंड चेंज होकर बनेगा एनिलीन। 50% हीट हो गई है तो ये 1.5 मोल्स बनेगा। और फिर इसके बाद हमने इसमें Br2 3 इक्विवेलेंट्स लिए हैं, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन फॉर्म हो जाएगी। तो द प्रोडक्ट विल बी 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। और अभी यील्ड 100%, तो ये 1.5 मोल ही फॉर्म हो जाएगा एग्जैक्टली। उसने पूछा हुआ है द अमाउंट ऑफ डी फॉर्म, तो उसको बस मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से अगर हम अमाउंट ऑफ डी रिपोर्ट करेंगे
So that will be number of moles into molar mass. Number of moles into molar mass. So molecular mass of the final product is 330. 1.5 मोल से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 495. यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. दिस इज 495. Then to the next question. It's given the surface of the copper gets tarnished by the formation of copper oxide. Nitrogen gas was passed over to prevent the oxide formation during heating of copper at 1250 Kelvin. However, the nitrogen gas contained 1 mole % of water vapor as impurity. The water vapor oxidized copper as per the given reaction. उसका लिखा है partial pressure of hydrogen with the minimum partial pressure of hydrogen needed to prevent the oxidation at 1250 Kelvin. आपको ln of partial pressure of hydrogen निकालना है. अब देखो जो गिवन इक्वेशन है दैट इज 2 कॉपर प्लस वाटर गिव्स यू Cu2O प्लस हाइड्रोजन है. उसका मतलब नीचे देखो ये जो दो रिएक्शन गिवन है हमारे पास, इसमें सेकेंड वाली रिएक्शन को रिवर्स करके अगर हम फर्स्ट वाली रिएक्शन में ऐड कर दें तो जो हमारी नई इक्वेशन बन रही है दैट इज 2Cu प्लस H2O गिव्स Cu2O प्लस वाटर अगर प्लस हाइड्रोजन. इसका अगर डेल्टा G0 लिखेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी -78000 माइनस ऑफ -17800. ये वैल्यू बनेगी. उसको सिंप्लीफाई करोगे अगर आप तो आ जाएगा 10⁵ आई थिंक जूल्स पर मोल. और अगर ये इसका डेल्टा G0 आ गया तो डेल्टा G0 इज इक्वल टू -RT ln ऑफ K होता है. -RT ln ऑफ K होती है वैल्यू. और क्वेश्चन में देखो R की वैल्यू 8 दे रखी है, ln ऑफ 10 दे रखा है आपको, और टेम्परेचर भी दे रखा है 1250. तो अगर ये वैल्यू लिखेंगे तो आ जाएगा -8 इंटू 1250 इंटू ln ऑफ 10⁵. सो वैल्यू हो जाएगी -8 इंटू 1250 इंटू 5 इंटू 2.3 इतने जूल्स. ठीक है. अच्छा, अब जो गिवन इक्वेशन है उसमें देखो कॉपर सॉलिड दे रखा है आपको, वाटर गैसेस फॉर्म में दे रखा है, हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में दे रखा है, और ये Cu2O सॉलिड फॉर्म में दे रखा है. तो माय फॉल्ट, ये गलती कर दी मैंने. डेल्टा G0 एक्चुअली 10⁵ दे रखा है, सॉरी. डेल्टा G0 इज 10⁵. यहाँ पे ln ऑफ K इक्विलिब्रियम लिखेंगे. अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर इसका लिखेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर. अब पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर के लिए हाइड्रोजन नीडेड फ्लूइड गिवन है. इसके बाद क्वेश्चन में देखो इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो वाटर वेपर है वो 1 मोल % में अवेलेबल है नाइट्रोजन गैस के साथ, और टोटल प्रेशर अगर 1 बार दे रखा है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर उसका 1% आ जाएगा. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर विल बी 1/100 इंटू 1 बार विच इज 0.01 बार. अब इस डेटा को इसमें पुट कर दो तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इससे पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेना है आपको. सो 10⁵ इज इक्वल टू -8 इंटू 1250 इंटू ln ऑफ हाइड्रोजन, ln ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन माइनस ln ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर. ये रिलेशन बनेगा. ठीक है. तो यहाँ से 10⁵/8 इंटू 1250 विद अ माइनस साइन प्लस ln ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज 10⁻⁻² इज इक्वल टू ln ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन. बस इसको सॉल्व करके आप अपना आंसर वेरीफाई कर लीजिए. ये पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 14.6 आ गया, -14.6. उसका आंसर -14.6 मार्क कर देना था. Then to the next question is given, consider the following reversible reaction. A plus B gives AB. The activation energy of backward reaction exceeds the forward reaction by 2 kT. तो activation energy of forward reaction minus activation energy of backward reaction लिखेंगे तो ये -2 RT आ जाएगा, क्योंकि उसने given है activation energy of backward reaction exceeds by forward reaction is 2 RT. ये वैल्यूज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस बैकवर्ड रिएक्शन लिखेंगे तो ये 2 RT बन जाएगा. और इसी को हम लोग एंथैल्पी चेंज लिख सकते हैं डेल्टा H0 which is -2 RT. So the pre-exponential factor of the forward reaction is 4 times the reverse reaction. तो AF/AB अगर लिखेंगे तो ये वैल्यू अपने को दे रखी है 4. उसके बाद दिखाया था एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा G0 रिपोर्ट करना है. तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसमें
इसमें माइनस आर टी एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम जो होता है ये डेल्टा जी नॉट होता है एक रिलेशन, और उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा ए एफ बाई ए बी, या और प्रिसाइसली लिख दो यहाँ पे तो हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है दैट इज के एफ बाई के बी, और के एफ बाई के बी लिखेंगे रेट कांस्टेंट के लिए तो आ जाएगा ए एफ इंटू ई रेस पार माइनस ई ए फॉरवर्ड बाई आर टी डिवाइडेड बाई ए बी इंटू ई रेस पार माइनस ई ए बैकवर्ड बाई आर टी। यहाँ से के इक्विलिब्रियम की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ए एफ बाई ए बी तो लिख देंगे 4, ई टू द पावर माइनस ऑफ ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड लिखेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी माइनस 2 आर टी, तो प्लस 2 आर टी बाई आर टी कर देंगे, ये 4 ई स्क्वायर बन जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू लिखेंगे तो माइनस आर टी की वैल्यू 2500 एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम विच इज 4 ई स्क्वायर। उसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 2500 और एल एन ऑफ ई स्क्वायर लिखेंगे तो दिस बिकम्स 2 प्लस 2 एल एन टू, एल एन टू की जगह 0.7 दिया है तो ये प्लस 3.4 हो गया, तो दिस इज माइनस 2500 इंटू 3.4। ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी माइनस 8500 जूल्स पर मोल। बट क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना है, क्वेश्चन में पूछा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है मॉड वैल्यू, तो आपको मॉडुलस ऑफ डेल्टा जी नॉट लिखना है तो ये वैल्यू 8500 जूल्स पर मोल केल्विन लिखना पड़ेगा। ये सवाल का सबसे मेजर जोन था जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों ने सवाल गलत करा था, तो उसका आंसर आएगा 8500 जो आपको मार्क करना था, माइनस 8500 मार्क करने में ये आंसर गलत हो जाना था। ठीक है, जबकि इस क्वेश्चन में माइनस वाले 2-3 आंसर आए थे, इसका भी आंसर माइनस में आ रहा था, बट प्रॉब्लम थी क्वेश्चन में पूछा था एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट, दैट मीन्स आपको साइन रिपोर्ट नहीं करना था। चलो उसके बाद अगले केस में आ जाओ। इट्स गिवन कंसीडर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ए सॉलिड गिव्स ए एन प्लस aqueous plus this, the value of delta G naught for the cell reaction is twice that of delta G naught at 300 Kelvin. If the EMF of the cell is 0, the delta S naught of the cell of the reaction as per mole of P is formed is, आपको डेल्टा जी नॉट की वैल्यू डेल्टा एच नॉट के साथ रिलेट करके दी गई है, तो डेल्टा जी नॉट को डेल्टा एस नॉट से रिलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में लिखेंगे हम लोग डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। And in the question, it's given the value of H naught for the cell is twice that of delta G naught. तो हम डेल्टा एच नॉट की अगर 2 डेल्टा जी नॉट रिपोर्ट करके माइनस टी डेल्टा एच नॉट लिखते हैं, तो उसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से डेल्टा एच नॉट की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा जी नॉट बाई टी, और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू होती है माइनस आर टी एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम बाय टी, तो हमें माइनस आर एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम रिपोर्ट करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया है ईएमएफ ऑफ द सेल इज 0, तो उससे आपको ई नॉट निकालते बन जाएगा। ठीक है, या और बेटर टू से हमें इक्विलिब्रियम में नहीं लिखना, हमें डेल्टा जी नॉट ही चाहिए, तो उसी से काम बन जाएगा। सो डोंट सॉल्व लाइक दिस, डेल्टा जी नॉट की जगह पे लिख लो बस माइनस एन एफ ई नॉट, तो उसको हम लोग लिखेंगे माइनस एन एफ ई नॉट बाई टी, ये सॉल्व करके निकालना है बेसिकली। अब जो गिवन सेल है उसकी ई सेल का एक्सप्रेशन लिखो, तो इट कम्स आउट टू बी ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन ऑफ, और एल एन ऑफ अगर लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आ जाएगा ए एन प्लस। सब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और टेक्निक है, पहले आपको इसकी सेल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज थोड़ा वेरी कर रहा है। तो पहले ए सॉलिड से अगर हम ए एन प्लस बनाएंगे तो एन इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा, एट द सेम टाइम बी टू प्लस लेंगे तो उसमें 2n इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे तब ये बी सॉलिड फॉर्म बनेगी, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा तब ये कैंसिल होगा। तो ए सॉलिड प्लस बी टू प्लस एक्वस gives B solid, sorry 2A solid plus B2 plus gaseous gives B solid plus 2AN plus aqueous, ये फॉर्म बनेगी। तो इस रिएक्शन के लिए अगर हम Q रिपोर्ट करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी AN प्लस स्क्वायर अपॉन B2 प्लस, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज लिखेंगे तो वो 2n हो जाएगा। तो फॉर्मूले में जहाँ n लिखना था वहाँ 2n लिखना पड़ेगा।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज जो है वो 2n बनेगा। ये देखो बड़ा ही टेंशन का काम है, हमारे फॉर्मूले में जो n है और क्वेश्चन में जो उसने n दे रखा है उसको 2n से रिप्लेस करना है हर जगह। सो दैट इटसेल्फ इज टीडीएस, तो बहुत ध्यान से समझना है, अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो काम बिगड़ जाएगा। तो सबसे पहले Q निकाल लेते हैं। तो उसमें देखो एक्टिव मास ऑफ B2 प्लस तो 1 दे रखा है, A जो है वो 2 दे रखा है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग, तो Q की वैल्यू 4 आ जाएगी यहाँ से। अब एक्सप्रेशन लिखो, तो E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस RT बाई NF, तो n की जगह 2n लिखेंगे, सो 2NF ln ऑफ 4। ई सेल 0 गिवन है, तो यहाँ से आपको ई नॉट सेल पता चल गया RT बाई 2NF इंटू ln ऑफ 4। और अब गिवन एक्सप्रेशन में डेल्टा एस नॉट निकालने के लिए, गिवन एक्सप्रेशन से डेल्टा एस नॉट निकालने के लिए फिर से लिखेंगे, तो माइनस आर एन एफ ई नॉट है ना, तो एन की जगह वहाँ फिर से 2 पुट करेंगे, तो माइनस 2NF माइनस 2NF, फिर ई नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज RT बाई 2NF ln ऑफ 4। सो माइनस 2NF वाला पोर्शन कट जाएगा, तो दिस सिंपली लेफ्ट ओवर इज माइनस RT ln ऑफ 4। क्वेश्चन में देखो आर की वैल्यू 8.31 दे रखी है, टेम्परेचर 300 केल्विन दे रखा है, और Ln2 की वैल्यू 0.7 दे रखी है। ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 8.3 इंटू 300 इंटू 2 इंटू 0.7। ये सॉल्व करके आपको डेल्टा एस नॉट रिपोर्ट करना था, जो आपका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे बाई टी और है, वो भी ध्यान से देखना था। तो डेल्टा जी नॉट वॉज माइनस NF E नॉट बाई टी, तो टी भी कट जाएगा प्रोसेस से, ये माइनस R Ln4 बचेगा केवल। Just left over is minus R Ln4, so this is 8.3 into 2 into Ln2 which is 0.7। ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। So answer for this question is minus 11.62। ठीक है। Then to the next question, it is matching based question। इसमें आपको डेटा दे रखा है और उससे आपको आगे की चीज़ें मैच करानी है। तो सबसे पहले देखो, आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स गिवन है, जिनके आपको फटाफट हाइब्रिडाइजेशन रिपोर्ट करने हैं। ठीक है। सो देखो, उसमें करना क्या है कि कोशिश ये करो कि हमें मिनिमम ऑप्शन चेक करके आंसर तक पहुंचते बने, क्योंकि अगर हम सबके हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे तो वो भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते, बट द बेटर वे विल बी कि अगर हम केवल पेयर मिनिमम से चेक कर लें तो काम बन जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो पहले ऑप्शन पी के लिए 5, 4, 5 और 6 तीन स्ट्रक्चर चेक कर लें। तो अगर हमने इनमें से कोई डिसाइड कर लिया कि 4, 5, 6 में से कोई नहीं है, तो ऑप्शन जल्दी रिजेक्ट करते बनेगा। तो आपको सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेंगे। तो DsP2 का केस अगर आप चेक करोगे, तो उसमें देखो सबसे पहले NiCO4 आपको आसानी से दिखेगा, क्योंकि 5 स्ट्रक्चर आपको चेक करना है। मैं थोड़ा पहले जल्दी करने का तरीका बता रहा हूँ, फिर उसके बाद जल्दी जैसे आप बोलोगे वैसे कर दूंगा। तो उसमें आपको देखो पहले NiCO4 क्लिक करना चाहिए, ये sp3 होता है। मैंने आपको पढ़ाते टाइम बोला था, निकल के 4 कॉम्प्लेक्स हैं, वो ठीक से याद कर लिए जाते हैं, या 3 कॉम्प्लेक्स हैं, NiCl4 2 माइनस, NiCO4 और NiCl4 2 माइनस, और जो NiCl2 2 माइनस है ये DsP2 जरूर होगा। ठीक है, इतना हमें पहले सबसे पहले गो में क्लिक करना चाहिए। तो इससे आप देखो आसानी से बता सकते हो कि हमारा ऑप्शन 6 जो है वो DsP2 है, बट ऑप्शन 5 जो है वो DsP2 नहीं है। तो इसका मतलब हमें इसके ऑप्शन ए और बी तो तुरंत रिजेक्ट करते बन जाएगा। अब हमें ऑप्शन चेक करना है सी और डी में से, यानी ऑप्शन 4 और चेक कर लो बस एक बारी। ठीक है, तो हमारा बस तुरंत सवाल सॉल्व हो जाएगा, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सी वाले केस में देखो FeCl4 2 माइनस है, Cl वीक फील्ड लिगेंड होता है, Rn+2 ऑक्सीजन स्टेट में है, तो ये सर्टेनली आउटर ऑर्बिटल, सर्टेनली इसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग जो है नहीं हो पाएगी, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 लिखेंगे। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ऑप्शन डी भी पॉसिबल नहीं है, तो हम सीधे आंसर पे पहुंच जाएंगे कि इसका आंसर जो है वो सी है। तो देखो, दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर नॉट मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि इसका वेटेज सिर्फ केवल एक सिंगल ऑब्जेक्ट ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन के बराबर का है। नॉर्मल मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन का वेटेज 8 मार्क्स होता है, अगर वो वेटेज होता तो हमें सब क्रॉस चेक करने होते, बट यहाँ सब क्रॉस चेक करने में टाइम खराब नहीं किया जाता, किसी एक ऑप्शन को चेक किया जाता है जिससे कि मिनिमम डेटा चेक करके हम आंसर तक पहुंच जाए। राइट, आप सब चेक कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, अभी प्रैक्टिस करते टाइम आप सब चेक कर लो, बट एग्जामिनेशन के लिए माइंड मेकअप करना है कि वी हैव टू गो विद द मिनिमम चेकिंग, क्योंकि सब चेक करके आंसर लिखेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा और सवाल करने का एडवांटेज खत्म। ठीक है, तो आप सबके हाइब्रिडाइजेशन लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो,
टाइटेनियम और क्रोमियम के अंदर पहले ही ऑर्बिटल 2d खाली है तो वो 100% D2sp3 बनना है, उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड चेक ही नहीं करना था। आयरन के केस में वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से sp3d2 लिखेंगे, बाकी आयोडाइजेशन भी आप चेक कर सकते थे, बट कोशिश करनी होती है मिनिमम ऑप्शन चेक करके आंसर तक पहुंचने की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इट्स गिवन द डिजायर्ड प्रोडक्ट x कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इन द लिस्ट 1 विद वन और मोर अप्रोप्रिएट रिएजेंट ऑफ द लिस्ट 2, और आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का देखो ऑर्डर दे रखा हुआ है, मतलब देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट दिस। सो ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इज अराइल, एल्काइल एंड हाइड्रोजन। अब ये देखो थोड़ा ट्रिकी कर दिया है, क्योंकि नॉर्मली जो हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर फॉलो करते हैं उस केस में हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट को सबसे टॉप प्रायोरिटी में रखते हैं, फिर अराइल फिर एल्काइल लेते हैं। तो उसमें जो चेंज करा है उसको ध्यान में रखना है, वो चेंज के लिए आप मिस नहीं करेंगे। आप देखो उसने बोला है सबसे पहले कि आपको जो लिस्ट 1 है उसके प्रोडक्ट लिखने हैं और फिर लिस्ट 2 से उसके टेस्ट को मैच कराना है। तो desired product X can be prepared by reacting the major product of the reaction in the list 1 with one or more appropriate reagent of list 2। तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट बनाना है PH MEM OH, वो इनमें से किस किस कॉम्बिनेशन से बन सकता है ये लिखना है आपको। तो पहले तो देखो आपने जो रिएक्शन लिखी है उसके प्रोडक्ट लिखने हैं। तो ये पिनाकोल टू पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट वाले केसेस हैं। पूरा सवाल देखो, पहले पिनाकोल टू पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट प्लस उसके एक्सटेंडेड वर्जन्स को चेक करके बनाया गया है। यहाँ पे HNO2, यहाँ पे AgNO3 की रिएक्शन करके लिखा है। अभी देखो मजबूरी के अभी कुछ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी हमें पहले प्रोडक्ट तो देखना ही पड़ेगा, तब हम रिएजेंट की साइड पे जाएंगे। ऑल्दो इसमें थोड़ा दिमाग लगा लो तो देखो ऑप्शन पी के लिए 1 और 5 चेक करना है। ऑप्शन पी के लिए 1 और 5 चेक करना है, उसी से आंसर पता चल जाएगा कि 1 मार्क करूँ या 1 एंड 5 मार्क करूँ। अगर उनमें से कोई एक फिट हो जाएगा तो फिर हम अगले लेवल चले जाएंगे। ठीक है, तो पहले कंपाउंड जो पी है उसका प्रोडक्ट अगर लिखेंगे तो उसमें देखो क्या होगा कि कार्बोकेटाइन फिनाइल वाली साइड पे बनेगा, तो दूसरी साइड पे मिथाइल ग्रुप है तो वही माइग्रेट होके जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ तो समझ आ रहा है आपको, पिनाकोल टू पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है। कार्बोकेटाइन पहले इस साइड पे बनेंगे जहाँ पहले स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, वहाँ पे H प्लस अटैक करा के वो H2 प्लस हटाते हैं, फिर दूसरे वाले एडजेसेंट कार्बन से ग्रुप माइग्रेट करता है। एडजेसेंट साइड पे दोनों मिथाइल ग्रुप हैं, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से मिथाइल ग्रुप माइग्रेट करेगा और यहाँ पे COMe ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखो 2 PH COMe वाला फॉर्म बन गया हमारे लिए। तो उसका मतलब हम गिवन प्रोसेस पे पहुंच गए। अब उसमें ऑप्शन रिएजेंट 1 और 1 एंड 5 चेक करना है टू गेट दिस प्रोडक्ट। आपको देखो यहाँ पे COH ग्रुप लाना है फाइनली। यहाँ पे जो COMe ग्रुप लिखा है इसको COH ग्रुप में कन्वर्ट करना है, तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि दिस इज हेलो फॉर्म रिएक्शन। अगर हम इसके ऊपर आयोडीन NaOH ऐड कर देंगे तो दैट बिकम्स हेलो फॉर्म रिएक्शन, और हेलो फॉर्म रिएक्शन से ये CHI3 रिमूव हो जाएगा। फ्रॉम दिस रिएक्शन CHI3 विल बी रिमूव फ्रॉम द रिएक्शन CHI3 विल बी रिमूव, और उसके बाद फिर फर्दर हमें वही सॉल्ट मिल जाएगा जो हमें गिवन है। ठीक है, तो उसके हिसाब से रिएजेंट ध्यान से देखो तो 1 और 5 दोनों एक ही रिएजेंट लिखे हुए हैं। आयोडीन NaOH से भी हेलो फॉर्म रिएक्शन होगी, आयोडो फॉर्म रिएक्शन हो गई, NaOBr से ब्रोमो फॉर्म रिएक्शन हो गई। सो इन बोथ द केसेस यू विल गेट द प्रोडक्ट। यानी ये चीज चेक करने में तो फालतू में टाइम किल हो गया। 1 एंड 5 मतलब इसका ऑप्शन ए खत्म हो गया, बस इतना पता चला। BCD में से कोई भी ले सकते हैं। और इसके अगले केस में देखो 3 एंड 4 चेक करना है, मतलब Q भी चेक करना पड़ेगा। तो Q के केस में NaO2 HCl HNO2 से रिएक्शन कराएंगे तो अब इसमें कार्बोकेटाइन उसी साइड बनेगा जिधर NH2 ग्रुप है, यही कार्बोकेटाइन बनना है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में एल्काइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हायर दिया हुआ है, तो इसका प्रोडक्ट भी अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा PH Me और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। अब एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट करना है, तो वी जस्ट नीड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बनाने के लिए हम लोग टॉलेंस रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज हियर टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन। तो उसका मतलब इसमें 2 एंड 3 काम करेगा, बस जैसे ही 2 एंड 3 काम करेगा तो आंसर डी पता चल गया। देखिए इसका समझ आया, जो गिवन कंपाउंड है उससे एक्स तक जाना है, इस वाले रिएक्शन में एक्स तक जाना है तो येलो फॉर्म रिएक्शन का काम है। इसमें एक्स तक जाना है तो ये ऑक्सीडेशन है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग सोल्यूशन दोनों से होता है। तो ये देखो आपका टॉलेंस रिएजेंट लिखा हुआ, ये फेलिंग सोल्यूशन लिखा है, तो ये दोनों पॉसिबल रिएजेंट हो सकते हैं। तो इसका आंसर 2 एंड 3 पता चलते ही आगे का केस क्लियर हो गया, मुझे अब आगे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, और मैं क्विकली 1 5 2 3 चेक करके डायरेक्ट आंसर तक पहुंच गया। सो आंसर विल बी डी। अब आगे केस भी चेक करने तो वी कैन, अभी आप करना चाहते हो तो मैं कर देता हूँ। अब आर वाले केस में देखो H2SO4 लेंगे तो फिर से कार्बोकेटाइन किसी भी साइड बना सकते हो बिकॉज सिमेट्री में है, और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में अराइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हायर दिया हुआ है,
तो इस केस में जब हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखेंगे तो पीएच का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो करेंगे तो दिस बिकम्स पीएच पीएच एमई। तो देखो यार एक्चुअली में तो हमें पिनाकोल टू पिनाकोल रिएजमेंट के रूल फॉलो करने हैं, बट माइग्रेटरी एप्टीट्यूड उसके हिसाब से फॉलो करना है जो क्वेश्चन में गिवन है। अगर आप ढंग से रट के गए तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। ऑल्दो मालूम होना चाहिए था कि अगर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड नहीं देता तो अपना वाला लगाना था, लेकिन अगर आपने सवाल जल्दीबाजी में पढ़ते टाइम ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर पढ़ना भूल गए तो पूरा सवाल नप जाएगा, आपकी सारे एफर्ट बेकार चले जाने। इसलिए क्वेश्चन बहुत सिंसियरली पढ़ना होता है एडवांस के पेपर में स्पेशली, क्योंकि कुछ भी चेंज कर देते हैं जो तुम रट के गए हो या जो तुम्हें पहले से पता है, स्टैंडर्ड रूल डेविएट कर जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही वाला ग्रुप बना तो अब फिर COME ग्रुप बन गया है, तो इसका मतलब पहला वाला केस फॉलो होगा, तो फिर से हमारा 1 and 5 काम कर जाएगा हेलो फॉर्म टेस्ट। इसका अगला केस देखो AgNO3 लिया हुआ है, तो जहाँ Br लगा वहीं कार्बोकेटाइन बनेगा, दूसरी साइड कार्बोकेटाइन नहीं बन सकता। अब कार्बोकेटाइन इधर ही बनेगा तो ग्रुप मिथाइल माइग्रेट करना है। इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज PH PHMe C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे देखो फिर से ऑक्सीडेशन फॉलो करेंगे तो टॉलरेंस एजेंट फेलिंग सोल्यूशन काम करेगा, तो अगेन 2 and 3। उसका मतलब उसमें ऑप्शन 4 बिल्कुल बेकार का है जिसको कहीं यूज करना ही नहीं था। ऑल्दो ऑप्शन 4 जो हमें दे रखा है CHO HCHO और NaOH दैट इज एक्चुअली क्रॉस कैनिजारो रिएजेंट। अगर हमें कभी भी कोई ऐसा एल्डिहाइड ग्रुप बनता है जिसमें एक ग्रुप ऐसा होता है जिसके पास अल्फा एच नहीं था तो क्रॉस कैनिजारो कराने में हेल्प मिलती, या अगर अल्फा एच वाला ग्रुप होता तो एल्डोल कराने में हेल्प मिलती, बट उसका हमें कहीं भी यूज नहीं आया पूरे रिएक्शन में, तो विल नॉट यूज। तो उसके बेसिस पे इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, नाउ द अनदर क्वेश्चन लिस्ट 1 और 2 से फिर से मैच कराना मेजर प्रोडक्ट से। तो अब आप देखो फिर से ध्यान से देखना शुरू करो, तो ये सबसे पहले केस में देखो टर्शरी कार्बन पे एल्कोक्साइड आयन बना हुआ है, तो यानी कि ये बल्कियर बेस हो गया एक तरीके से। तो यहाँ पे बल्कियर बेस हो गया और यहाँ पे जो अल्काइल है वो 3 डिग्री है, तो यहाँ विलियमसन सिंथेसिस नहीं होगी, यहाँ एलिमिनेशन फॉलो होगा। एलिमिनेशन फॉलो होगा तो हमारी एल्कीन बनेगी, तो पी के आंसर में डेफिनेटली 4 आने वाला है। तो पी के आंसर में अगर 4 आने वाला है तो ऑप्शन ए रिजेक्ट हो जाएगा सबसे पहले गो में। ठीक है, अब 4 के साथ दूसरा क्या प्रोडक्ट बनेगा वो देखना है। तो जब एलिमिनेट कराएंगे हम इस कंपाउंड को तो उसके जो पॉसिबल प्रोडक्ट होंगे, तो एलिमिनेशन होने के बाद ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो ये एल्कीन बनेगी। तो इसका आंसर 1 and 4 बनेगा। 1 और 4 से हमारा ऑप्शन डी भी रिजेक्ट हो गया, तो ऑप्शन बी और सी में से ट्राई करना है। तो अब एक कोई ऑप्शन और चेक कर लीजिए जिससे हमारा काम बन जाए। अगले वाले केस में देखो एक ग्रुप दे रखा है OMe, उसकी HBr से रिएक्शन कराना है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा जो OHMe ग्रुप है तो उसको H+ दे देंगे हम लोग सबसे पहले। तो एक तरफ अल्कोहल और दूसरी तरफ और दूसरी तरफ Br ग्रुप कनेक्ट कर जाएगा इसमें आके, तो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी चले जाएंगे हम लोग। मतलब आपको एक स्टेप लिख देगा तो आपको समझ आ जाएगा। दिस इज द ग्रुप गेट गिवन। तो पहले HBr आपने ले रखा है तो यहाँ पे H+ आएगा। अब ये इधर से स्प्रिंग ब्रेक करेगी, इधर कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज करेगा, तो ये MEOH रिलीज हो जाएगा और साथ में हमारा सेकेंड वाला प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। तो क्यू का आंसर 2 बनेगा, तो उसको देख के आप सीधे आंसर बी बता सकते हो इस सवाल का। यहाँ से हमें आंसर बी पता चल गया। और तो आगे वाला स्टेप चेक करना है, तो देखो फिर से एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड है और NaOMe दे रखा है, तो उस केस में फिर से एलिमिनेशन ही पॉसिबल होगा क्योंकि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड पे बेस लेने के साथ एलिमिनेशन पॉसिबल होगा, तो ये एल्कीन बनेगी एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे MEOH फॉर्म होगा। और उसकी अगली वाली रिएक्शन देखेंगे तो NeBr पे देखो अब ये लेसर बल्कियर साइट हो गई है, तो ये विलियमसन सिंथेसिस हो गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज OMe। तो OMe मतलब थर्ड वन। तो आप पूरे ऑप्शन चेक कर सकते हो, तो बी के लिए P14 Q2 R4 और S3, दिस इज योर आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो आपको पूरा एक आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारी चीजें आपको चेक करनी है विद द मैचिंग। So it's given dilution process of different aqueous solution and water is given in the list 1 and 2. Effect of dilution of the solution of H+ is given in list 2. Degree of dissociation of weak acid and weak bases are negligible. Hydrolysis के लिए negligible है। बाकी H+ जहाँ पे भी लिखा हुआ है H+ concentration रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जरा देखो पहले सबसे पहले सारे सॉल्यूशंस फटाफट एनालाइज कर लो। ये 10 ml 0.1 है NaOH, 20 ml 0.1 है एसिटिक एसिड। तो देखो एक वीक एसिड में एक बेस ऐड कर रहे हैं, तो पहले आपको थोड़ा रिएक्शन का आइडिया होना चाहिए। तो हमारी रिएक्शन होगी CH3COH प्लस NaOH gives CH3CONa and water। CH3COH प्लस NaOH gives CH3CONa and water। तो NaOH के देखो हमारे पास 1 मिलीमोल है और एसिटिक एसिड के 2 मिलीमोल है। तो अगर एसिड ज़्यादा होता है और स्ट्रॉन्ग बेस कम होता है तो ये बफर में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल फॉर्म अ बफर सोल्यूशन। तो पी ऑप्शन देखते ही आपको पता चल जाएगा इट्स अ बफर सोल्यूशन। तो बफर सोल्यूशन में
आप डाइल्यूशन करोगे तो उसके पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा। साइड वाले ऑप्शंस पे ध्यान दो, इवन द वैल्यू ऑफ H प्लस डज नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन, द वैल्यू ऑफ H प्लस changes to half of its initial value on dilution, the value of H plus changes to 2 times of initial value on dilution, H plus changes to 1 upon root 2 of times of this dilution, ऐसे आगे लगे ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहला केस आपको समझ आ गया कि जो P है वो हमारा बफर सॉल्यूशन है, तो डाइल्यूशन करने से उसका पीएच चेंज नहीं होगा। ये हमको फर्स्ट रो में क्लियर हो गया, तो उसका ऑप्शन ए भी तो तुरंत रिजेक्ट हो गया। ये हमें पता चल गया कि बफर सॉल्यूशन है तो उसके डाइल्यूशन करने से पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा, तो हमें क्लियर हो गया कि पी का आंसर 1 ही रिपोर्ट करना है। दूसरा सॉल्यूशन देखो, नोट करो, अब हमारे पास ऑप्शन हमें पता चल गया कि हमें सी डी में से चेक करना है, तो उसका मतलब अगर हम ऑप्शन क्यू डिसाइड कर लेंगे तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, उसके आगे हमें टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर सिंपली चेक ऑप्शन क्यू, आर या एस, कोई भी एक चेक कर लो तो आपका आंसर तेजी से कन्वर्ट होगा, क्योंकि बाकी चीज़ें में एकदम से क्लियर है। ठीक है, तो अब जरा हम बाकी ऑप्शन पे चलें, तो क्यू वाले केस में देखो 20 ml 0.1 एम मैनेजमेंट 20 ml 0.1 एम एस से मिला था, तो ये साल्ट हाइड्रोलिसिस का केस हुआ, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा, तो 1 मिनट छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे। 20 ml 0.1 एम HCl में 20 ml 0.1 एम अमोनिया सोल्यूशन मिलाएंगे, ये भी केस ऑफ देखो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो गया, क्योंकि NH4Cl फॉर्म बन जाएगा। अगले केस में लिखा है 10 ml ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड इन इक्विलिब्रियम विद एक्सेस ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड सॉलिड is diluted to 20 ml. 20 ml nickel hydroxide will still present in the dilution. अब देखो ये क्या हुआ, ये अपना फिर से निकल हाइड्रोक्साइड सॉलिड के साथ निकल हाइड्रोक्साइड एक्वस का केस है, और निकल हाइड्रोक्साइड अगर आप एक्वस फॉर्म लोगे तो सर्टेनली ये 100% आयनाइज हो जाएगा, तो ये निकल 2 प्लस प्लस 2OH माइनस है, तो ये एक्चुअली में इसका KSP वाला इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप डाइल्यूट करेंगे भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्पैरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसमें पानी मिलाने के बाद और सॉल्ट डिजॉल्व हो जाएगा, और उसमें क्लियरली बोला हुआ कि निकल हाइड्रोक्साइड बाद में भी बच रहा है, तो उसका मतलब सर्टेनली इसके पीएच में भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, तो उसमें भी नो चेंज इन पीएच होगा, तो उससे पता चल गया इसका आंसर 1 होगा। तो पहले सॉल्विंग अवॉइड करनी होती है, और हमारे देखो एस ऑप्शन से डिसाइड हो जाएगा कि अगर हम एस का आंसर, एस को ऑप्शन 1 लिखेंगे तो हम आंसर देखो डी तक पहुंच गए, अननेसेसरी हम बड़ी कैलकुलेशन करने से बच गए। पहले आपने बफर सॉल्यूशन डिसाइड करा, तुरंत आंसर, दूसरे वाले डी एस वाले ऑप्शन में सैचुरेटेड सॉल्यूशन डिसाइड कर लिया, डायरेक्ट आंसर, क्योंकि बाकी सब में कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आप ऑप्शन क्यू एंड आर चेक करना चाहते हो तो मैं वो आपके लिए सॉल्व किए देता हूँ। तो ऑप्शन क्यू में देखो क्या हो रहा है कि हमारे पास एक सॉल्ट बन रहा है CH3CONA, एंड CH3CONA की कॉन्सेंट्रेशन अगर हम रिपोर्ट करेंगे तो CH3CONA की जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो 20 ml 0.1 एम NaOH यानी कि 2 मिलीमोल्स, NaOH 2 मिलीमोल्स ऑफ एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करके 2 मिलीमोल ऑफ CH3CONA फॉर्म करेगा। टोटल वॉल्यूम 40 ml है, तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी दैट इज 2/40 यानी कि 1/20। और बाद में CH3CONA जो है उसको हमने डाइल्यूट करा फर्दर, डाइल्यूटेड टू 80 ml, तो वॉल्यूम कर दिया 80 ml, तो ये 2/80 यानी कि 1/40 हो गया। अब इसके पीएच का फॉर्मूला आपको पता है, या बेटर टू से इसके H प्लस कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम रिपोर्ट करना शुरू करें तो आपको पता है कि CH3CO माइनस की हाइड्रोलिसिस होगी वाटर के साथ, इट विल फॉर्म CH3COONA प्लस OH, CH3CONA प्लस OH माइनस, और यहाँ से OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ KH/C, अंडर रूट ऑफ KH/C, ये आपका OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन होगा। और अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे हम इसी केस में तो ये KW में डिवाइड कर देंगे, OH माइनस कंसंट्रेशन हुई तो H प्लस कंसंट्रेशन इज KW by OH माइनस, और KW by OH माइनस को लिखेंगे तो आ जाएगा KW इंटू रूट ओवर C/KH। अब KW और KH तो कांस्टेंट है, केवल रूट 2 का खेल है, तो अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन आधी कर दी है तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा 1/√2। You have reduced the concentration of, if you have reduced the concentration of this salt by 1/2, तो ऑटोमेटिकली जब वैल्यू हाफ हुई है तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी हो जाएगी 1/√2, तो बस इसका आंसर 1/√2 मार्क करना था, तो देखो फोर्थ ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है, तो उसका मतलब R का आंसर 4 से मैच करा देना था। अब ऐसे S वाला सॉरी R बोल दो, सॉरी नहीं, मैं Q वाला ऑप्शन चेक किया था ना, नहीं हमारा Q का ऑप्शन हमें चेक करना है।
H प्लस कॉन्सेंट्रेशन चेक करनी है एक बारी। यहाँ पे OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन लिखना है तो ये रूट ओवर सी के एच आएगा, ये गलती होगी। दिस वैल्यू इज रूट ओवर सी के एच। एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन अगर लिखेंगे तो के डब्ल्यू बाई रूट ऑफ सी के एच आ जाएगा, ये एच प्लस होगा। तो आप देखो हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पहले C1 जो था वो C2 के केस में C1/2 हो गया, आधी हो गई कॉन्सेंट्रेशन। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन जो पहले थी वो बाद में H प्लस प्राइम जो है वो √2 टाइम्स ऑफ इनिशियल H प्लस हो जाएगी, तो उसका आंसर 5 हो जाएगा। अब इसका दूसरा केस चेक करोगे NH4Cl के साथ, तो उसमें भी सेम लॉजिक लगेगा। NH4Cl केस के H प्लस कंसेंट्रेशन डायरेक्टली रूट ऑफ सी के एच आएगी, तो कॉन्सेंट्रेशन आधी करने से वो डायरेक्टली 1/√2 हो जाएगा, तो आर का आंसर 4 हो जाएगा। सो P1 Q5 R4 S1 ये इसका आंसर हो जाएगा, एंड वी हैव मार्क आंसर D फॉर दिस। ओके।